नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे चार धाम और कांवड़ यात्रा की। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज शाम 4 बजे दोनों मुद्दों पर बैठक लेने वाले हैं। इस बैठक में चार धाम यात्रा और कांवड़ यात्रा को लेकर कोई फैसला हो सकता है। चार धाम यात्रा पर फिलहाल हाईकोर्ट की रोक है और सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी के सीएम और उत्तराखंड राज्य की सरकार के बीच में बातचीत हुई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को शर्तों के साथ इजाजत दी है, अभी 2 दिन पहले ही। तो चार धाम यात्रा पर आप जानते हैं कि हाईकोर्ट ने रोक लगाई क्योंकि कुंभ का जो अनुभव रहा पिछले दिनों और जिस तरह से मिसमैनेजमेंट हुआ, कम्युनिकेशन गैप भी और मामले बढ़े, उसके बाद सरकार जो है कटघरे में खड़ी हो गई। सुनील नवप्रभात हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, हाईकोर्ट का रुख भी स्पष्ट है, सरकार अपनी तैयारियों से या अपने क्या उनका विजन है स्पष्ट नहीं कर पाई। ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं। अब ये कांवड़ यात्रा भी चैलेंजिंग सिचुएशन है क्योंकि जनभावना बहुत मायने रखती है। बिल्कुल जीनत, और उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में 27 जुलाई को सुनवाई होनी है। तो हाईकोर्ट ने कहा कि 28 जुलाई तक फिलहाल चारधाम यात्रा को स्थगित रखा जाए। हालांकि न्यूज़ 18 ने जब मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से बात की थी तो उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार चारधाम यात्रा को हर हाल में शुरू करना चाहती है क्योंकि इससे लाखों लोगों की रोजी रोटी इससे सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। ठीक इसी तरह से कांवड़ यात्रा का मामला भी है कि पहले 30 जून को पिछली सरकार कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का आदेश जारी कर चुकी थी, लेकिन इस बीच सत्ता परिवर्तन हुआ और पुष्कर सिंह धामी का जो नए मुख्यमंत्री, उनका कहना है कि कांवड़ यात्रा को एक बार फिर से इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। जब पुलिस ने इसकी मीटिंग ली, कांवड़ यात्रा की करीब 7 से 8 राज्यों के पुलिस ऑफिसर्स उसमें मौजूद थे, तो पुलिस ने बाकायदा ये अनाउंस भी कर दिया था कि जो चारधाम यात्रा है इस बार स्थगित रहेगी और हरिद्वार इस बीच यदि कोई आता है तो उसको 14 दिन तक क्वारंटीन भी किया जा सकता है। लेकिन इसके तत्काल बाद मुख्यमंत्री ने इस बात को डिनाई किया था। उन्होंने कहा था कि उनके यूपी के सीएम से उनकी बातचीत हो रही है, जो अदर स्टेट हैं जहाँ से कांवड़ यात्री उत्तराखंड आते हैं उनके सीएम से उनकी बातचीत हो रही है और अभी कोई अंतिम फैसला इस पर नहीं हुआ है। यानी कि राज्य सरकार की पूरी मंशा है, वो चाहती है कि कांवड़ यात्रा और चारधाम यात्रा को शुरू किया जाए। तो आज इस पर एक महत्वपूर्ण बैठक भी 4 बजे होने वाली है। और उस बैठक की अपडेट भी हम अपने दर्शकों को देंगे। बहुत शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन सरकार को अपना रोड मैप क्लियर करना होगा। मोदी कैबिनेट के पहले विस्तार में उत्तराखंड से अकेले मंत्री के तौर पर अजय भट्ट ने शपथ ली है। अजय भट्ट को मोदी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाया गया और वो उत्तराखंड से मोदी सरकार में अकेले मंत्री हैं। अजय भट्ट को केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। नैनीताल से सांसद अजय भट्ट को मंत्री बनाए जाने की चर्चा लंबे समय थी। पुष्कर सिंह धामी की सरकार में धन सिंह रावत को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। ऐसे में धन सिंह रावत का कहना है कि 1 महीने के भीतर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग नए फ्लेवर में नजर आएगा। उन्होंने बताया कि वो पहाड़ की परेशानियों को जानते हैं। धन सिंह रावत ने बताया कि कैसे स्वास्थ्य सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाया जाए, इसके लिए वो खुद उन राज्यों के दौरे करेंगे जहां स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है। व्यवस्था में कुछ नयापन हम और लाएंगे और आम जनता ये कहने के लिए मजबूर हो जाएगी कि भाई हमारी सरकार द्वारा स्वास्थ्य की सेवा में बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। और जिन जिन राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं उन राज्यों के भी अध्ययन करने जाऊंगा कि आखिर उन्होंने स्वास्थ्य के लिए क्या क्या अच्छे काम किए हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि 1 महीने में आपको स्वास्थ्य विभाग जो है एक नए कैलेवर में दिखाई देगा। महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में नाकाम रही है। पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने कुंभ के कोविड टेस्ट घोटाले को लेकर भी सवाल खड़े किए। साथ ही बेरोजगारी और महिला सुरक्षा पर भी सवाल उठाए। कई दिन बीत जाने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष पर कांग्रेस फैसला नहीं कर पाई और दिल्ली में डेरा डाले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी वापस लौट आए। अब कांग्रेस में मचे इस घमासान पर बीजेपी जबरदस्त हमलावर है।
नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद कांग्रेस में सियासी उठापटक तेज है। उनकी जगह नेता प्रतिपक्ष कौन हो, दिल्ली दरबार में चले महामंथन के बाद भी अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया। नतीजा, करीब 12 दिन तक दिल्ली में डेरा डालने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह वापस देहरादून लौट आए हैं। देहरादून लौटते ही सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रीतम पर कमेंट करते हुए कहा कि जैसे दिल्ली गए थे वैसे ही वापस लौट आए। मैंने पहले कहा था कि 4 साल में एक अच्छा विपक्ष जो जनादेश मिला था वो नहीं दे पाए और केवल लड़ाई झगड़ा, लीडरशिप कौन, मुख्यमंत्री कौन, आगे आने वाले समय में कौन, नेता प्रतिपक्ष कौन, इसी पे उन्होंने पूरा समय बर्बाद किया। जवाब कांग्रेस की ओर से भी आया। प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस पर उंगली उठाने से पहले बीजेपी अपना चेहरा देखे। कि बहुत सारी रस्में होती है, उन रस्मों को निभाने के बाद, पूरा करने के बाद तब हमारी बैठक हुई है और शीघ्र निर्णय होगी। बीजेपी क्या करे, उन्हें का अपना घर देखिए। जिनका घर शीशे का होता है तो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकता है। हाल के दिनों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों में अनिश्चितता थी, लेकिन बीजेपी ने नया चेहरा सामने खड़ा कर दिया, जबकि कांग्रेस अभी भी फैसला नहीं कर पाई है और अब यही देरी कांग्रेस के लिए मुसीबत बनती जा रही है। देहरादून से भारती सकलानी के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर है। 12 जुलाई से सभी स्कूलों के टीचर्स को स्कूल आने के निर्देश दिए गए हैं। सभी टीचर्स को स्कूल आने के आदेश शिक्षा सचिव की तरफ से जारी हो गए हैं। हालांकि अभी बच्चों के स्कूल आने पर फैसला नहीं लिया गया है। सभी टीचर्स का वैक्सीनेशन होगा। शिक्षा सचिव ने इसके आदेश भी जारी किए हैं। अटल उत्कृष्ट स्कूल से 5-5 प्राथमिक विद्यालयों को जोड़ने का फैसला भी लिया गया है। साथ ही 6ठी क्लास से सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होगी। स्कूलों में गेस्ट टीचर्स की भी नियुक्ति की जाएगी। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का पैटर्न तय हो चुका है, लेकिन अब तक भी तारीख तय नहीं हुई है कि किस दिन रिजल्ट जारी होगा, जिससे स्टूडेंट्स के अलावा पेरेंट्स भी परेशान हैं। स्टेट बोर्ड से लेकर सीबीएसई भी ये तय नहीं कर पाया है कि रिजल्ट किस दिन घोषित किया जाए। 20 दिन पहले ही शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे अधिकारियों को ये कह चुके हैं कि 10 दिन में रिजल्ट तैयार करें और इसकी तारीख घोषित करें, मगर आज तक बोर्ड की तरफ से स्थिति साफ नहीं हो पाई है। ऐसे में बोर्ड स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स इसी परेशानी में हैं कि आगे किस सब्जेक्ट में एडमिशन ले और एजुकेशन सेशन कब शुरू होगा। जिनका 12th है उनको हम कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए वैसे ही बच्चा पहले ही कंफ्यूज है, अब और ज़्यादा वो रखा है। उसने जेई का दिया था तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि अभी तो 3rd वाला जेई भी होना है। मतलब पहले इस टाइम तक हमारा रिजल्ट आ जाता था, बट अब कुछ भी क्लियर नहीं है। अब लग रहा है कि पता नहीं किस बेसिस पे हमें मार्क्स मिलेंगे। हम और अच्छा कर सकते थे, बट अब सब कुछ स्कूल वालों के हाथ में, हमारे 10th के बेसिस पे, 11th के बेसिस पे ही है। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई बहुत पीछे छूट चुकी है। हालात ये हैं कि पढ़ाई कब दोबारा शुरू होगी इसका कुछ भी पता नहीं है। मंत्री भी रिजल्ट घोषित करने की बात तो करते हैं, लेकिन तारीख नहीं बताते। परीक्षा परिणाम जो बोर्ड के कक्षा 10वीं का 12वीं का आना है, मानक हमने तय कर दिए हैं। बोर्ड को निर्देशित किया गया है कि आप यथाशीघ्र दें और उन्होंने इसकी व्यवस्था भी कर ली है। मुझे लगता है यथाशीघ्र बच्चों के परीक्षा फल भी जुलाई महीने के अंदर उसका परीक्षा फल आ जाएगा। अब बोर्ड की लेट लतीफी छात्रों पर भारी पड़ रही है और कहीं इतनी देर ना हो जाए कि छात्रों का भविष्य ही अधर में लटक जाए। लिहाजा जल्द से जल्द रिजल्ट आना बेहद जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। तो बच्चे परेशान हैं, टीचर्स भी परेशान हैं और पेरेंट्स भी परेशान हैं। पर्यटन स्थलों पर बढ़ती भीड़ को लेकर हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की। वीकेंड पर लॉकडाउन लगाने पर सरकार से पुनर्विचार का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने अगली तारीख तक मुख्य सचिव से वीकेंड लॉकडाउन के फैसले की रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने राज्य में वैक्सीनेशन की भी रिपोर्ट मांगी। हाईकोर्ट ने कहा है कि नैनीताल और मसूरी में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। कोर्ट ने कहा नैनीताल जुडिशियल कैपिटल है, लेकिन यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं ही नहीं है। सीएचसी में डॉक्टरों की स्थिति और जूनियर डॉक्टर्स की तनख्वाह बढ़ाने पर सरकार से कहा है कि आप विचार करें जल्दी से। कोर्ट ने इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त की है कि जो वीकेंड टूरिज्म है वो अनकंट्रोल्ड हो रहा है और उसमें मानकों का पालन नहीं किया जा रहा, खासकर हिल स्टेशंस पे। तो इसको लेकर कोर्ट ने राज्य सरकार को डायरेक्ट किया है कि वो
इस मामले पर जो रिलैक्सेशंस दिए गए हैं वीकेंड पर टूरिस्ट को, इस पर पुनर्विचार करे और अपने निर्णय से कोर्ट को अवगत कराए। इसके साथ ही कोर्ट ने हेल्थ सिस्टम को लेके और खासकर MRI मशीन्स को और CHCs में डॉक्टर्स की व्यवस्था को लेके विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। पर्यटन स्थलों पर छुट्टी मनाने पहुंच रहे लोगों की भीड़ जाते हुए कोरोना संक्रमण को फिर से दावत दे रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी और दूसरे गंगा घाटों पर कोविड नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ रही हैं। गंगा घाटों पर उमड़ी लोगों की भीड़ में कई लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भीड़ का जायजा लिया हमारे सहयोगी पुलकित शुक्ला ने। माहौल बढ़िया है जी, लेकिन वह बात से पहले से काफ़ी फर्क है। कोरोना टाइम में मास्क लगाना चाहिए, फिर भी पब्लिक है जो इस बात पर ध्यान नहीं दे रही, लेकिन दिक्कत है आने वाले टाइम की। लापरवाही है क्या, मास्क लगाना जरूरी है। मैंने भी रुमाल बांध रखा है क्या, और ये तो खतरा इनको मोल लेना है क्या। सरकार कहाँ पीछे घूमेगी क्या, ये तो अपनी सुविधा अपने को करना पड़ेगा। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर धीमी पड़ने के बाद धर्मनगरी हरिद्वार के जो गंगा घाट हैं गुलजार नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हम हर की पैड़ी पर मौजूद है और यहाँ का जो नज़ारा है वो पिछले जो काफ़ी दिनों की तुलना में काफ़ी ये नज़ारा जुदा नज़र आ रहा है। लोगों की अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि कोरोना की रफ्तार अभी धीमी पड़ी है, पूरी तरह से कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं लापरवाही देखने के लिए मिल रही है। लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और उसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन नहीं किया जा रहा है और अन्य कई इस तरह के गतिविधियां हैं जिनसे संक्रमण फैलने का खतरा होता है। ऐसे व्यवहार को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कल ही एक एडवाइजरी जारी की गई है, एक चेतावनी जारी की गई है, जिसमें लोगों को आगाह किया गया है कि जिस तरह से लोग कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने पर लोग तीर्थाटन के लिए निकल रहे हैं, घूमने के लिए निकल रहे हैं और इस तरह से गंगा घाटों पर और तीर्थ स्थलों में बेतहाशा भीड़ उमड़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से खतरे की घंटी हो सकता है और लोगों को अपने व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन लाना होगा। क्योंकि अगर इसके अलावा केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये भी चेतावनी दी गई है कि अगर लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करते हैं, यानी कि कोरोना का जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का जो निर्देश हैं और उसके अलावा मास्क लगाने के जो निर्देश हैं उनका पालन नहीं किया जाता है, तो ये जो छूट दी गई है, कोविड कर्फ्यू में ढील दी गई है, उसको वापस भी लिया जा सकता है। तो लोगों से हम ये अपील करते हैं कि लोग घूमने के लिए निकलें, तीर्थाटन के लिए निकलें, लेकिन कहीं ना कहीं जो कोरोना के अनुकूल जो माहौल है उसका भी पालन करें, ये सभी के हित में होगा। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। ऋषिकेश के पर्यटक स्थलों पर NCR और आसपास के स्टेट से बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, जिससे लगातार कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है। अगर यही हालात रहे तो एक बार फिर से हालात बिगड़ सकते हैं। ऐसे में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू हो सकती हैं फिर से, और वैसे कोर्ट ने कहा भी है कि सरकार इस पर विचार करे। उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और वीकेंड पर यह हाल हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। टूरिस्ट बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंच रहा है, जिसको देखकर लग रहा है अगर इस तरह ही इनकी रफ्तार पर काबू नहीं पाया गया तो आने वाले समय में एक बार फिर कोरोना पैर पसार सकता है, जिसके साथ ही मिलने वाली छूट पर रोक लग सकती है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन दिलीप साहब के जाने का दुख मुंबई से 1500 किलोमीटर दूर बसे नैनीताल के गांव में भी है। लेकिन क्यों है ऐसा, आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। पहाड़ों में इस साल मौसम के मिजाज में भारी बदलाव देखने को मिल रहा है। लंबे समय बाद इस बार सर्दियां बिना बर्फबारी के ही गुजर गई। अब बरसात के सीजन में सूखे जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। मौसम में आ रही इस बदलाव से खेती और बागवानी को भारी नुकसान हो रहा है। आमतौर पर इन दिनों पहाड़ पूरी तरह जलमग्न हुआ करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। जुलाई का पहला हफ्ता गुजरने को है, लेकिन बारिश का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा है। हालात ये हैं कि प्रचंड गर्मी से पहाड़ भी झुलस रहे हैं। इस साल मौसम चक्र में लगातार बदलाव दिखा है। जब फसलों को बारिश की दरकार थी, उस वक्त सूखा पड़ा रहा और जब फसलों के कटने का समय आया, भारी बारिश ने तांडव मचाया। मौसम का ये बदलाव खेती के साथ ही बागवानी पर भी भारी पड़ रहा है।
इस बार आप सही कह रहे हैं, बारिश का परिवर्तन तो आया। जिस समय बारिश नहीं होनी चाहिए थी, जिस समय फसलें पक रही थी, उस समय बारिश हो गई और उसके बाद अभी तक जो है बरसात हो नहीं पाई है, जिससे काफ़ी फसलों को असर पड़ सकता है। पहाड़ों में इस बार जाड़ों की बारिश 60% कम हुई थी। हालात तो ये है कि निचले इलाकों में कहीं भी बर्फ नजर नहीं आई, ऊंचे इलाकों में भी कम ही बर्फबारी हुई। अब हालात ये हैं कि बरसात के मौसम में मॉनसून कहीं ठहर गया है तो पेयजल का भी संकट गहराने लगा है। तो इसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि जिस तरह से हमारा वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, वो वातावरण परिवर्तन के लिए हम किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, जिससे कि हमें यह पता चल जाए अगर क्या करें कृषि में। यह भी एक हमारे लिए अध्ययन हेतु जरूरी है। मौसम चक्र में हो रहे इस बदलाव की बारीक स्टडी अब निहायती जरूरी हो गई है। इसी आधार पर ये तय भी हो सकेगा कि किन महीनों में कौन सी फसल किसान बोएं, ताकि खेती और बागवानी बच सके और किसानों को हो रहे नुकसान को भी कम किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। तरीके से उठाया जाए तो